Hello, my dear students. The topic for today's session is an essay by Salim Ali, Man and Nature in India, the Ecological Balance. So, first of all, let us know about this author, Salim Ali. Now, Salim Ali was an ornithologist. ऑर्निथोलॉजिस्ट को पक्षी विज्ञानी को कहते हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करता है ना, उसके बारे में। एंड ही वाज आल्सो ए नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब हमारा उस व्यक्ति से है जो पशु विद्या का जानकार है। तो सलीम अली वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। ही इज समटाइम्स रेफर टू द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का बर्ड मैन कहा जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया इस वजह से। He was among the first Indians to conduct systematic bird survey across India। है ना, पक्षियों पर सर्वे करने वाला पहला व्यक्ति था वो। नाउ ही क्रिएटेड भरतपुर बर्ड सेंचुरी। राजस्थान में जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो उसके द्वारा ही क्रिएट की गई है। एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1958 एंड पद्म विभूषण in 1976. In this essay, that is Man and Nature in India, the Ecological Balance, Salim Ali discusses the importance of human ecology। ह्यूमन इकोलॉजी, इकोलॉजी पर्यावरण को कहते हैं, उसका अध्ययन किया है उसने अपना। उसका ये मानना है कि मैन्स लाइफ कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस द लाइव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंश्योर्ड। हमारा जीवन प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड है, ठीक है, तो हमें उनकी लाइफ को इंश्योर करना हमारी पहली आवश्यकता है। अली एक्सप्रेसेस सॉरो ओवर मैन्स इनकैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम द डिजास्टर्स ऑफ द पास्ट। हमने पहले कितना नुकसान किया है खुद का और इस पर्यावरण का, उससे हमें सीखना चाहिए था, बट वी फेल टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एक्सटिंक्शन वर्ड आप जानते हैं, जैसे कोई प्रजातियां लुप्त हो जाती है ना, उसको एक्सटिंक्ट होना कहते हैं। सो द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स is an indication that man will also be a victim of ecological disaster। हम भी इस विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, इस परिस्थिति वाले पर्यावरण वाले विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह हमें अभी से सचेत होना होगा, समझना होगा। नाउ इफ ही गोज ऑन मिस यूजिंग द नेचुरल इकोसिस्टम वर्किंग अंडर फिक्स्ड नेचुरल लॉज। ये जो इकोसिस्टम है हमारा, ये प्रकृति के बनाए हुए नियमों से चल रहा है। अब उसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो कितना नुकसान होगा ये हमें समझना पड़ेगा। In the beginning of the essay, he expresses satisfaction that there is now at last a growing awareness and interest in India in the preservation of wildlife and wild places। कई संस्थाएं हैं, कई एनजीओज हैं और कई राजनेता भी अपनी पॉलिसीज में बात करते रहते हैं कि हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है। इसको वाइल्ड लाइफ को और वाइल्ड प्लेसेस को प्रिजर्वेशन के लिए हम चिंतित हो रहे हैं। He says that human ecology is an integral part of nature conservation। प्रकृति का संरक्षण यदि हमें करना है तो ह्यूमन इकोलॉजी को भी हमें मानना पड़ेगा कि वो एक उसका इंटेग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। मैन्स फ्यूचर कैन नॉट बी कंसिडर्ड सेपरेटली फ्रॉम दैट ऑफ अदर लाइफ। इंसान कोई अलग नहीं रहता है, इस जो जीव है और ये पेड़ पौधे हैं, इन सब पे इंटरडिपेंडेंट है। From the time that man became an agriculturist and farmer, man's impact on his environment has been largely disastrous। जब से हमने खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर का काम शुरू किया है तो एक तरीके से हम एनवायरनमेंट के ऊपर डिजास्टर ही करते आ रहे हैं। He gives the examples of West Asia, which is considered the cradle of civilization। क्रेडल होती है पालना, तो पहला जो हमारा सिविलाइजेशन था वेस्ट एशिया में, उससे बात शुरू की उसने कि किस तरीके से हमने वहाँ विनाश किया था। इट इज़ नाउ लार्जली एरिड। ये जो वेस्ट एशिया का जो हिस्सा है जिसमें शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर फार्मिंग की, वो आज बंजर हो चुका है। बंजर के लिए वर्ड आया इसके अंदर, एरिड, ARID, एरिड। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए मैन्स मिसयूज ऑफ लैंड। हम लैंड का किस प्रकार मिसयूज कर रहे हैं,
इसका रिजल्ट है कि वो लैंड जो काफ़ी फर्टाइल था, काफ़ी ग्रीन था, वो अब बंजर हो चुका है, एरिड हो चुका है। अ नंबर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस हैव मेट द सेम फेट। कुछ ऐसी प्राचीन सभ्यताएं भी रही हैं जिनका वही हश्र हुआ है जो इसका हुआ है वेस्ट एशिया का। इसमें नाम लिया उसने इजिप्ट का, कार्थेज का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दे डिड नॉट लर्न फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द अर्लियर डिजास्टर्स। ये बात हमने कही थी पहले भी कि जो हमें पहले गलतियां की है उससे हमें सीखना चाहिए था, वो इंसान ने नहीं सीखा है। अनहैप्पीली द सेम सॉरी प्रोसेस कंटिन्यूज टुडे एंड मच मोर एग्रेसिव। मतलब उल्टा हो रहा है। जो होना चाहिए था कि हम उससे सीखते, सीखने की बजाय हम और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से नेचर का दोहन करते जा रहे हैं। Talking about forest and wildlife, he says that the basic problem is human population, which only leads to erosion of natural resources. तो मुख्य कारण जो उसने संकेत दिया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण से हम नेचुरल रिसोर्सेज का इरोजन करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, उनको समाप्त करते जा रहे हैं। ये बात है। द हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्रूव दैट इन द लास्ट 2000 ईयर्स, पिछले 2000 वर्षों में, देयर हैज बीन ए प्रोग्रेसिव डेसिकेशन। डेसिकेशन एक वर्ड आया इसके अंदर, DESICCATION। डेसिकेशन वो निर्जलीकरण को कहते हैं, पानी कम होते चले जाना। ये जो बारिश का पानी है इसकी बात हो रही है ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, है ना। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पहले काफ़ी वर्षा होती थी, काफ़ी जल की कमी नहीं रहती थी, अब वो क्या हो गया उसने उदाहरण देके बताया है कि द मथुरा रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश वंस रिसीव्ड ओवर 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। एक समय था जब मथुरा क्षेत्र में 2000 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ करती थी, विच हैज़ कम डाउन टू 600 मिलीमीटर इन द प्रेजेंट। 2000 से हम 600 मिलीमीटर तक पहुंच गए हैं। इतना कम वर्षा का पानी आने लगा है मथुरा रीजन में। Thus the Mathura region was only capable of supporting luxuriant forest। बहुत शानदार फॉरेस्ट हुआ करते थे, है ना। कृष्ण का हम जिक्र पढ़ते ही हैं पौराणिक कथाओं में, किस तरीके से वहाँ लग्जूरियस फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे। हैज़ नाउ टर्न इनटू ए सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब तो वो लगभग अर्ध रेगिस्तान जैसी स्थिति होगी, सिमिलर टू दैट ऑफ राजस्थान डेजर्ट। राजस्थान के रेगिस्तान की जैसी स्थिति मथुरा रीजन की होती चली जा रही है। Then he talks about some of our endangered species of wildlife। जो वाइल्ड लाइफ है हमारा, वो किस तरीके से एंडेंजर्ड है, लुप्त होने के कगार पर है। द ग्रेट इंडियन राइनोसरस, वो जो गैंडा होता है ना, राइनोसरस, is now restricted to the swampy riverine forest of a few centuries in आसाम। आसाम में एक्चुअली राइनोसरस को स्वाम्पी एरिया चाहिए होता है, वो गीला नमी वाला चाहिए होता है, पानी वाला। तो वो अब खाली आसाम में रह गया है, वेस्ट बंगाल और नेपाल में, ये 3 जगह रह गया है, क्योंकि उसको जो हैबिटेट उसका जो जहाँ पर वो रह सकता है वो चाहिए, वो कब इन 3 जगहों पर है। इट वॉज फाउंड इन पेशावर एंड अक्रॉस द गेंजेटिक प्लेन टू आसाम। पहले ये पेशावर से लेकर के और पूरे गेंजेटिक प्लेन में पाया जाता था आसाम तक, अब केवल सीमित हो गया है आसाम, वेस्ट बंगाल और नेपाल में। The rhinoceros requires a swampy grass jungle to exist. Now, those areas are now practically desert। अब वो एरिया जहाँ वो राइनोसरस खूब पाया जाता था अब वो प्रैक्टिकली डेजर्ट होता चला जा रहा है। फिर एक और उदाहरण दिया उसने, द पिन हेडेड डक। एक डक होती है जिसके पिन सा लगा होता है हेड में, उसको पिन हेडेड डक कहते हैं। रिक्वायर्स द सेम स्वाम्पी फॉरेस्ट हैबिटेट। अब उस टाइप का जो स्पीसीज का जो डक था, उसको भी वैसा ही वातावरण, पर्यावरण चाहिए जैसे कि राइनोसरस का बताया हमने, उसको भी वैसा ही हैबिटेट चाहिए। हैबिटेट रहने की जगह जहाँ जानवर रह सकते हैं। नाउ इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन द 30s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। 1930 वाला जो दशक है ना पिछले सेंचुरी का, उसके बाद से ये पिन हेडेड जो डक है ये एक्सटिंक्ट होता चला जा रहा है। एक्सटिंक्ट वही है शब्द, लुप्त होना। दिस स्पीसीज ऑफ डक नेस्टेड ऑन द ग्राउंड अमंग रीड्स। अब ये जो स्पीसीज थी डक की, ये जमीन पर रहता था, एक नड़ घास होती है, उसको रीड्स कहा जाता है, REEDS, वहाँ पाया जाता है। एंड नॉट अप इन द ट्री होल्स लाइक अवर अदर डक्स। दूसरी डक जो ट्री होल्स में रह सकती हैं, उनके जैसा ये नहीं था, उसको अब नीचे रहना ही पसंद था, तो वो नहीं रह पाया अब, क्योंकि वो जगह नहीं बची।
Hence it is one of the main reasons for the disappearance of the species. अब वो डिसअपियर होने लगी है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अब ये जो हैबिटेट का हम विनाश करते जा रहे हैं ना, जानवर या पशु पक्षी जिस क्षेत्र में रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं, इसको कहेंगे हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ। अधिकतर वाइल्ड लाइफ इसी वजह से डिसअपियर हो रही है क्योंकि हम उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। And under present conditions, there seems every likelihood that the process of destruction will continue. आज के जो हालात हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी। The lion, फिर अब शेर की बात हो रही है। The lion requires dry habitats like the Indo-Gangetic plain. उसको dry habitat चाहिए lion को। Now there was a large scale clearing of the forest as more and more land was brought under cultivation for an ever increasing human population. अब हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनाज ज़्यादा चाहिए, तो हम ज़्यादा उगाते चले जा रहे हैं। तो लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, और क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है। सो द लायन फेल अ विक्टिम टू द राइजिंग पॉपुलेशन प्रेशर, लूजिंग इट्स हैबिटेट टू कल्टीवेशन। तो लायन का हैबिटेट भी खत्म हो रहा है क्योंकि वो अपना जो हैबिटेट है वो कल्टीवेशन के लिए देता चला जा रहा है। नाउ ही सेज इट इज़ अ ट्रेजिक सिचुएशन, बड़ी दुखद, बड़ी त्रासद वाली स्थिति बताई है सलीम अली ने। देयर इज नॉट इनफ लैंड फॉर ऑल द लैंड हंग्री, ये लैंड के भूखे जो लोग हैं इनके लिए अब लैंड बचा नहीं है। ही सजेस्ट्स that what is really needed is not to have more land for cultivation but better utilization of the land that is already under cultivation. उसका सुझाव यह है कि ये नहीं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अक्वायर करते चले जाएं कल्टीवेशन के लिए, जो मौजूदा हमारा लैंड है उस पर ही हम लोग उसको बेटर यूटिलाइज करने के तरीके खोज सकते हैं, है ना। कई तरीके हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बात करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में बातें आती हैं, तो उन तरीकों को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लैंड ही खोदते चले, ये हमारी हैबिट है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। हम लोग मकान, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, 2 आदमी को रहना है और 40-60 और 60-90 के मकान बनाते चले जा रहे हैं। क्यों? पक्षी देखिए, जितना उसको चाहिए होता है अंडे देने के लिए उतना घोंसला बनाते हैं पक्षी, तो उनसे हम पक्षियों से हम नहीं सीख पाते हैं। तो बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। The disappearance of the rhinoceros, the lion or the tiger is a considerable invisible loss. इससे जो नुकसान हो रहा है ना, वो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं दे पा रहा है। One example of such is the loss suffered by the agricultural economy of the country due to the thoughtless destruction of predators. अब प्रीडेटर भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये जो लाइफ साइकिल होती है हमारी जानवरों की, जो साइकिल है, उसमें प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर वो हिंसक जानवर हैं जो छोटे जानवरों को खाते हैं और जो हमें फ़ायदेमंद हो सकते हैं एग्रीकल्चर में। द रेप्टाइल स्किन ट्रेड, रेप्टाइल आप जानते हैं, सांप वगैरह जो होता है ना, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। तो रेप्टाइल स्किन ट्रेड, उनकी खाल निकाली जाती थी, विच वॉज बैंड एट लास्ट, अभी तो बैन है। रिमूव द स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, स्नेक्स और लिजार्ड की स्किन चाहिए तो उनको हम खत्म करते चले जा रहे हैं। विच आर अमंग द मोस्ट पावरफुल नेचुरल चेक्स इन ऑन रैट्स एंड अदर रोडेंट क्रॉप पेस्ट। अब ये जो पेस्ट्स होते हैं, ये जानवर जो फसल को ख़त्म कर जाते हैं, उनमें खास तौर पे ये रैट्स और दूसरे रोडेंट होते हैं। रैट टाइप जो प्राणी होते हैं ये सब रोडेंट कहलाते हैं। ठीक है, इनको नष्ट करने में ये जो लिजर्ड और स्नेक्स होते हैं देवर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब वो खत्म होते चले जा रहे हैं। सिमिलरली द ट्रेड इन फ्रॉग्स लेग्स, ये मेंढक को भी मारा जाता है उसके लेग्स प्राप्त करने के लिए। रिमूव्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। और फ्रॉग भी जरूरी हैं खेती बाड़ी में, तो वो दूसरे जो छोटे जानवर हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन पे काफ़ी कंट्रोल रहता था। वन ऑब्जर्वेबल effect of the commercial exploitation of frogs is the marked increase in land crabs. अब इसकी वजह से लैंड में जो क्रैब्स हैं वो बढ़ते चले, केकड़ा जो होता है वो बढ़ता चला जा रहा है। विच डिस्ट्रॉय पैडी सीडलिंग्स, है ना, छोटे छोटे बीज वगैरह जो डाले जाते हैं खेतों में उसको नष्ट कर देते हैं। और हुज नंबर्स आर वर केप्ट इन चेक बाय द फ्रॉग्स, और फ्रॉग्स उनको कंट्रोल करते थे तो वो फसल को नष्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब फ्रॉग को हम नष्ट कर रहे हैं तो क्रैब्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो सीडलिंग्स, बीज और जो अंकुरित प्लांट्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं।
अब एक बात और कही है उसने कि ड्यू टू सुपरस्टिशियस प्रेजुडिस, हम लोग अंधविश्वासी अभी भी हैं, ये आपको मालूम है। इसके द्वारा जो हमें प्रेजुडिस होता है, पूर्वाग्रह होता है अगेंस्ट आउल्स, उल्लू, आउल्स के प्रति हम बहुत प्रेजुडिस्ड हैं, है ना, बहुत नकारात्मक एटीट्यूड है हमारा आउल्स के प्रति। मैन एक्सिस हिज ओन लेग्स, राइटर ने वो बात की है कि जैसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसको इंग्लिश में लिखा है उसने, मैन एक्सिस, AXES, हिज ओन लेग्स। Their senseless destruction deprives agriculture and forestry of their services against rats and locusts. एक तो रैट और एक लोकस्ट, LOCUST, लोकस्ट, वो टिड्डी जो हमला करते थे फसल के ऊपर, उस पर भी काफ़ी कंट्रोल रहता था आउल्स की वजह से। अब आउल भी खत्म होते चले जा रहे हैं। In recent years, advanced technology has added dangerously to the hazards to wildlife and environments by the introduction of chemical pesticides and herbicides. दूसरा, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई ना हमारी, इससे हमने अब बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स बना लिए, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स हैं, और एक हर्बिसाइड्स भी होते हैं। हर्बिसाइड्स वो शाक हर्ब्स होते हैं, तो शाकनाशी हैं, वो भी उसी तरीके के हैं जैसे केमिकल्स हैं, टू ग्रो मोर फूड फॉर द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें ज़्यादा अनाज चाहिए, ज़्यादा अनाज के प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब हम तो ये ज़्यादा फूड उगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या नुकसान हो रहा है, बाय द पॉइजनस पोल्यूशन ऑफ वाटर। अब ये तो केमिकल्स हैं तो पॉइजन तो होगा इसका, वाटर, अर्थ एंड एयर, मैन इज कॉजिंग हार्म ऑन मैन हिमसेल्फ। हम अपने भले के लिए यूज़ कर रहे थे इन केमिकल्स का, ज़्यादा फसल उगेगी, बट हो उल्टा रहा है, हम खुद का ही नुकसान करे जा रहे हैं। दिस इज पैराडॉक्सिकल, एक पैराडॉक्स आप जानते हैं, विरोधाभास है, कर अपने भले के लिए रहें, हो नुकसान रहा है। सो दी ऑथर रीटरेट्स, फिर से ये बात दोहराता है, दैट इफ वी वांट ए परमानेंट रेमेडी फॉर द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, वी मस्ट कंटेन द ह्यूमन पॉपुलेशन इफेक्टिवली। एक तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने की बात उसने फिर से दोहराई है। दिस मस्ट बी डन नॉट ओनली फॉर द वाइज यूज ऑफ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, बट फॉर द वेरी एक्सटिंक्शन ऑफ मैन हिमसेल्फ। मैन भी, जैसे कई जानवर लुप्त हो गए ना, ऐसे मैन भी लुप्त हो जाएगा अगर हम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए तो। टू फाइंड द रेमेडीज वन मस्ट एग्जामिन द कॉजेज, हमें इनके कॉजेज को देखना होगा। द एवोल्यूशन ऑफ मैन, अनलाइक दैट ऑफ अदर एनिमल्स, हैज अबव ऑल बीन द एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन। जैसे दूसरे जानवरों का इवोल्यूशन हुआ है, उनका जो विकास हुआ है, मैन का विकास खास तौर पे ब्रेन के मामले में हुआ है, ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ है। दिस इज वॉट हैज इनेबल्ड हिम टू ओवरकम द लिमिटेशंस नेचुरल टू अदर एनिमल्स। दूसरे जानवरों में और इंसान में फ़र्क क्या है, उन लोगों के पास ब्रेन नहीं है, वो अपना इवोल्यूशन नहीं कर सकते, वो जिस स्थिति में आए थे उसी में रहते हैं। इंसान के पास ब्रेन है, इसलिए वो इवोल्यूशन कर सकता है। और इसकी वजह से क्या किया उसने, अपनी जो लिमिटेशंस है, हमारी जो सीमाएं हैं, उस पर ओवरकम करना, जीतना सीख लिया उसने। He deals with the environment at two levels. Firstly, the intellectual, aided by the vast area of knowledge available to him because of his intellect. एक तो हमारे पास बुद्धि है, तो बुद्धि की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने एरिया की वजह से, मतलब एरिया ऑफ नॉलेज की वजह से, है ना, नॉलेज का विस्तार बहुत हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। एंड सेकेंडली, द फिजिकल लेवल इन विच ही इज इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। फिजिकल लेवल पर तो हम बिल्कुल दूसरे जानवरों की तरह हैं, बाकी जो डिफरेंस हमारा दूसरे जानवरों से हमारा है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर है। उसमें जो इवोल्यूशन हमारा हुआ है, विकास हुआ है, उसके वजह से हम अपनी जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, उस पर कंट्रोल करना सीख गए हैं। ये एक बात है। मैन मस्ट लर्न थ्रू नॉलेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ अदर एनिमल्स। एक सुझाव उसने दिया है कि जैसे दूसरे जानवरों में जो रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है, उससे हमें सीखना चाहिए। टू दिस एंड, मतलब इसके लिए, fruitful research could be undertaken on the factors that cause seasonal reproductive behavior in other animals. दूसरे जानवरों में आप जानते हैं सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, साल भर वो इस रिप्रोडक्शन वाले में नहीं लगे रहते हैं, इस काम में उनका एक सीजन आता है ना, उसी में वो करते हैं वो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस। एंड वेदर इट वुड बी पॉसिबल टू परमानेंटली एक्सटेंड द इनहिबिटरी फोर्सेस। इनहिबिट करना मतलब वो निरोधात्मक जो स्थिति है, उसको भी हमें यूज़ करना आना चाहिए, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल और ये जो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, उसकी बात कर रहा है वो। दिस डज नॉट सीम एन इम्पॉसिबल टास्क, ये कोई असंभव सी चीज़ नहीं है। वी हैव सक्सीडेड इन ब्रेकिंग डाउन दी सीजनल इनहिबिटरी फोर्स इन डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की जो प्रजनन क्रिया है, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है।
तो जानवरों की कर लिया तो हम अपनी क्यों नहीं कर सकते? फॉर इंस्टेंस द रेड जंगल फाउल, एक उदाहरण दिया उसने रेड जंगल फाउल का, FOWL। रेड जंगल फाउल क्या है? वो लाल जंगल मुर्गी कहलाती है हिंदी में। उसका उदाहरण दिया उसने, हैज़ ए फिक्स्ड एंड लिमिटेड ब्रीडिंग सीजन इन नेचर। उसका ब्रीडिंग सीजन जो होता है ना, प्रजनन की जो सीजन है, वो बहुत लिमिटेड है। इट इज क्यूरियस फैक्ट बट ट्रू that in truly social insects such as ants and bees, the majority of individuals are sterile. bees और जो ये इंसेक्ट्स हैं दूसरे एंड सॉरी, इसमें जो है ना मेजोरिटी इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल होती हैं, वो बांझ होती है। स्टेराइल मतलब बांझ से है, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। दस देर इज ए बिल्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इन द कम्युनिटी। हमारे आसपास जो ये जानवरों की कम्युनिटी है, इसमें बिल्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। उसमें तो नेचर ने अपने आप नियंत्रित करने का तरीका रख रखा है, लेकिन हम इंसानों का, हम क्योंकि ब्रेन हमारा डेवलप्ड है और हम अलग है दूसरे जानवरों से, तो इस तरीके से हमें जानवरों से सीख करके हमारा जो ब्रीडिंग है उसको भी कंट्रोल करना सीखना होगा। दिस मॉडल नॉट बी emulated by humans, we must realize that time is running out for man. एक बात हमें देखना चाहिए, समय निकला जा रहा है, टाइम इज रनिंग आउट फॉर मैन। ही मस्ट रियलाइज दैट हिज बॉडी लाइक अदर दैट ऑफ अदर एनिमल्स इज सब्जेक्ट टू नैरो फिजिकल एंड केमिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारी भी वही सीमाएं हैं। दैट हाउएवर इंटेलेक्चुअली वर्सेटाइल ही मे बी, ही कुड बिकम ए विक्टिम ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर। हम चाहे इंटेलेक्चुअली कितने एडवांस्ड हों, लेकिन हम भी उसी इकोलॉजिकल डिजास्टर के विक्टिम हो सकते हैं as other animals if we refuses to pay heed to the warnings of a misused natural system working under fixed natural laws। तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी भी स्थिति लुप्त जानवरों जैसी हो जाएगी। टू अस इन इंडिया स्पेशली दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल। इस ऐसे का समापन उसने एक मुहावरे से किया है, इस राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल एक संकेत होता है, एक अनिष्ट संकेत होता है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो हम अपना बहुत विनाश कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।